हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। सिलेबस का अगर मैं बात करूं तो बहुत कम पॉइंट है, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 चीज़ों को डिस्कस करना है। पहला शून्यांकी नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, शून्यांकी नियम भी ऊष्मागतिकी का, प्रथम नियम भी ऊष्मागतिकी का, और ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम को रिलेट करते हुए उन्होंने केल्विन और क्लासियस का स्टेटमेंट को यूज किया है, कार्नो इंजन को यूज किया है और प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर को यूज किया है। तो इतना ही पार्ट है, तो ज्यादा डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप बुक्स उठाते हैं, उन बुक्स में पूरा 11th की ऊष्मागतिकी जो है ना वो पूरी डाल देते हैं। नहीं भाई, इतना है ही नहीं, सिलेबस में इतना है ही नहीं, तो इतना काहे को डिस्कस कर रहे हो आप। तो क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो जो सिलेबस का पॉइंट है ना, या उस पॉइंट से रिलेटेड जो टर्म है, वो सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। उनके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं टॉपिक से चालू कर रहा हूं, दैट इज ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब इस नियम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। ये नियम सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, दैट इज ताप की परिभाषा, टेम्परेचर। इस नियम का लेना देना किससे है? टेम्परेचर से। ताप को परिभाषित करने वाला जो नियम है दैट इज ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। इस बात को ध्यान में रखिए, एग्जाम में आता है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है। फिर लिखा हुआ आता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, गुरुत्वीय ऊर्जा से, फिर ताप की परिभाषा को बताता है, निम्न में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये ताप की परिभाषा से ही रिलेटेड है और किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये बता क्या रहा है वो समझिए। देखो, इस नियम में बहुत सिंपल सा टास्क है। वो बोल रहा है कि आपके पास में 3 निकाय हैं। ये मैं 3 निकाय बना रहा हूं, सिस्टम। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर सिस्टम का लिए तो आपने बताया नहीं। देखो, जब हम ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं ना तो 2 टर्म बहुत कॉमन है। एक है सिस्टम, निकाय, और दूसरा है सराउंडिंग, परिवेश, और ये निकाय। निकाय जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतना समझिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसका हमें अध्ययन करना है, उसके अंदर जो कुछ भी, जैसे अगर रूम है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इस रूम में क्या क्या चीजें हैं। तो मेरे पास में एक बोर्ड है, एक पेन है, एक मार्कर है, डस्टर है, पानी की बोतल है, बुक्स हैं, रजाई है, गद्दे हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो निकाय आप चूज करते हैं, उस निकाय में आपने कौन सा द्रव लिया, उसका आयतन कितना है, उसका तापमान कितना है, उसका दाब कितना है, उसकी एंट्रोपी कितनी है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। दैट इज निकाय। निकाय समझ रहे हैं, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक। सराउंडिंग, उस निकाय को छोड़ करके बाहर जो भी है, बच गया जो भी है, दैट इज सराउंडिंग, वो परिवेश है। जैसे इस रूम के बाहर दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पास में मंदिर भी है, पास में मस्जिद भी है, पीछे राजपूतों का मोहल्ला है, आगे किसी और का मोहल्ला है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वो सारे के सारे क्या है? सराउंडिंग है। जैसे अपने आसपास का नेबरहुड नहीं होता, अरे अपने आसपास में अपने नेबर होते नहीं होते, वो नेबर ही क्या है? एक्चुअली में परिवेश है, ठीक है। चलिए, तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास में 3 निकाय हैं। ये निकाय सी है, बड़ा वाला निकाय। एक निकाय ए मान लीजिए और एक निकाय बी मान लीजिए। ए और बी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखेंगे इनके मिड में मैंने एक वॉल बनाई है जिसे मैं बोलूंगा कुचालक दीवार, या तो कुचालक दीवार बोल लो या रुद्धोष्म दीवार बोल लो, एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, या नॉन कंडक्टिंग वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुचालक दीवार है, कुचालक दीवार। कुचालक दीवार का मतलब क्या हुआ? कुचालक बच्चों मतलब ताप का कुचालक, ना टेम्परेचर देगा ना टेम्परेचर लेगा। तो इसका मतलब ये है
ए से ना तो टेम्परेचर इसमें जा सकता है, ना ही बी से टेम्परेचर ए में आ सकता है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंकअप नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखोगे सिंगल वॉल, ये जो अपने ड्रॉ किया ना, ये सिंगल वॉल है। इस सिंगल वॉल को बोलते हैं चालक दीवार। कौन सी दीवार बोलते हैं? चालक दीवार। चालक दीवार ये बताती है कि इन दोनों में किसी चीज का आदान, दीवार है तो किसी चीज का आदान प्रदान नहीं होगा। अरे भाई, मैं समझना इस चीज को कि ये बोर्ड है, बोर्ड एक तरीके का दीवार ही है। मैं इस बोर्ड से आर पार किसी दूसरी चीज को नहीं भेज सकता। इस मार्कर को मैं पीछे वाले रूम में नहीं भेज सकता, क्योंकि बीच में बोर्ड है भैया, एक दीवार है। ठीक है, तो द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि दीवार है, लेकिन ताप का तो आदान प्रदान हो सकता है। मैं इस दीवार को ही गर्म कर दूं, इस रूम को इतना ज्यादा गर्म कर दूं कि दीवार गर्म हो जाएगी। दीवार गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर दूसरी तरफ। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि चालक दीवार से पदार्थ का या द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर जो है या ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है। ध्यान में रखिएगा। हाँ, ऊष्मा कहां से कहां की ओर जाती है ये और ध्यान में रखिएगा। ऊष्मा अधिक ताप से, ये और ध्यान में रखें, अधिक ताप से कहां की ओर? निम्न ताप की ओर। अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है, ध्यान रखो। लेकिन ये नियम ये नहीं बता रहा है, ये नियम तो सिर्फ ताप की परिभाषा दे रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ऊष्मा की डायरेक्शन क्या होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर या ज्यादा ताप से कम ताप की ओर जाती है। ठीक है, तो हमने बोला कि इन दोनों के बीच में क्या है? एक चालक दीवार है। चालक दीवार है तो इसका मतलब है ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ऐसे ही बी और सी के बीच में भी एक चालक दीवार ही है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। किसके बीच में? बी और सी के बीच में। ठीक है, अब समझना क्या बोल रहा हूं। वो ये बोल रहा है शून्यांक के नियम में कि यदि कोई दो निकाय ए और बी किसी अन्य निकाय या किसी तीसरे निकाय से अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग ऊष्मीय साम्य में है। एक वर्ड है बच्चों, ऊष्मीय साम्य। ये क्या है? ऊष्मीय साम्य का मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि जिन दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर समान है। इसका और इसका टेम्परेचर समान है। तापमान समान होने पर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, और वही स्थिति कहलाती है ऊष्मीय साम्य, है ना। ऊष्मीय साम्य में दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर समान होता है। समान होने के कारण उनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान तभी संभव है जब एक वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा हो, दूसरे का कम हो। ठीक, यहां पर हम बोल रहे हैं ऊष्मीय साम्य की अवस्था है। इसका मतलब दोनों का, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर समान है, उनके बीच में ऊष्मा का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोल रहा है, वापस से रिपीट कर रहा कि ए और बी दो निकाय किसी तीसरे निकाय से ऊष्मीय साम्य में है। मतलब ना तो ए से सी में ऊष्मा जा सकती है, ना सी से ए में। ऐसे ही ना तो सी से बी में जा सकती है, ना ही बी से ए में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इसका और इसका समान है, और टेम्परेचर इसका और इसका समान है। ठीक है, अर्थात वे दोनों निकाय भी एक दूसरे से ऊष्मीय साम्य में होंगे। मतलब अगर मैं इस एडियाबैटिक वॉल को हटा दूं, यहां से ऐसा बना दूं इस डायग्राम को, इनके बीच में चालक दीवार बना दी, तो ऊष्मा का ट्रांसफर हो सकता था। लेकिन हमने शुरुआत में क्या बोला? ए सी के साथ में ऊष्मीय साम्य में है और बी भी सी के साथ में ऊष्मीय साम्य में है। तो शून्यांक नियम बोलता है कि ये देवताओं, ये दोनों भी एक दूसरे से ऊष्मीय साम्य में होंगे। अर्थात ना तो ए से बी में ऊष्मा जाएगी, ना ही बी से ए में ऊष्मा जाएगी। इसका मतलब ये है दोनों का तापमान समान है। ठीक है, तभी ऊष्मा का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये किसको बताता है? ये तापमान को बताता है ये नियम। और क्या नियम है कि यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्य में है, तो अंत पर्यंत वे दोनों निकाय भी आपस में एक दूसरे के साथ ऊष्मीय साम्य में होंगे। ठीक है, ये नियम है। देखा जाए तो शून्यांक नियम बच्चों, उससे रिलेटेड सवाल यही है।
क्योंकि नियम तो पूछने से रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने, नियम नहीं पूछेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेट करता है। ये तापमान की परिभाषा देता है, इसका ऊर्जा संरक्षण डीग्रा संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, एक हमें ये पता होना चाहिए कि ऊष्मा कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर सामान्य से जाती है। ठीक है, ये दिमाग में रखेगा। डन, एकदम। चलिए अब आगे शून्यांकी नियम मतलब जीरोथ लॉ के आगे जो आता है 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। 3 पॉइंट में क्या क्या चीजें हैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे क्वेश्चन भी उससे रिलेट हो सके, और उसी से ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम रिलेटेड है। देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को पढ़ने के लिए हमें 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, मैं बात कर रहा हूं ऊष्मा की ही, या दूसरा हमें कार्य के बारे में पता होना चाहिए, और तीसरा हमें पता होना चाहिए आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। सबसे पहले हम ऊष्मा को देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। बहुत सिंपल सा है बच्चों। इसके लिए एक एग्जाम्पल जो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है इस पूरे को देखने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना बच्चों, इसे आप समझ सकते हैं इंजन से। किससे? इंजन से समझ सकते हैं। ठीक, अब ये क्या चीज है वो समझिए। इंजन का रेस्पेक्टिव लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ऊष्मा, ऊष्मा मतलब मैं अभी मेरे बॉडी को एक इंजन मान रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, इस बॉडी को काम करने के लिए डेफिनेटली हमें रोजाना कुछ ना कुछ खाना चाहिए। बिना खाना खाए हम ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते हैं, और हम जो काम कर रहे हैं वो उस खाने की ही ऊर्जा है जो कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो हमने जो खाना खाया दैट इज ऊष्मा, और जो प्रोसेस चल रहा है उसे पॉजिटिव मैनर में लीजिएगा। हमें खाना खाना ही पड़ता है, ये पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है। उस खाने को खा करके हमारी बॉडी काम कर सकती है, बॉडी के द्वारा काम करना पॉजिटिव ही है। और उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना, जब हम खाना खाते हैं तो आपको पता है हमारा शरीर गर्म हो जाता है, होता है नहीं होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना ये भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एक पॉजिटिव मैनर है। खाना खाना मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना, पॉजिटिव। कोई इंजन को आपको ऊष्मा देनी ही पड़ेगी, ठीक है, या इंजन ऊष्मा को ग्रहण करेगा ही करेगा, ये पॉजिटिव मैनर है, ठीक है। अगर मैंने उल्टी कर दी, खाने को बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये उल्टा टास्क हो गया। तो अगर इंजन ऊष्मा को बाहर निकाल दे, उल्टा टास्क है भैया, ये नहीं होना चाहिए। इंजन को ऊष्मा को क्या करनी पड़ेगी? ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर ऊष्मा नहीं दोगे, एनर्जी नहीं दोगे, तो देवता वो काम करेगी नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ऊष्मा रिप्रेजेंट करने का तरीका यहां पर हम dq या फिर डेल क्यू यूज करेंगे, ठीक। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कब देखा जाना चाहिए, तो ये बात ध्यान में रखिए कि इंजन की जगह आप निकाय यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा पॉजिटिव, धनात्मक देखी जाएगी। यही काम की चीज है देवताओं, ये बात ध्यान में रखना। या फिर इसे उल्टे तरीके से भी आप लिख सकते हो, निकाय द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा। अरे आप दोगे तो डेफिनेटली निकाय ग्रहण ही करेगा, ठीक है। ग्रहण की गई ऊष्मा, ये भी क्या है? पॉजिटिव लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में इसको उल्टा कर दो, इसे और क्या बोल सकते हैं? निकाय को दी गई की जगह निकाय ने दी, ठीक है, या निकाय द्वारा
परिवेश को दी गई ऊर्जा अब बाहर निकाल रहा है, निकाय खुद ही ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है। निकाय द्वारा परिवेश को दी गई ऊष्मा ये कैसी है? नेगेटिव है, नेगेटिव। या फिर आप इसे लिख सकते हैं निकाय द्वारा ऊष्मा का परित्याग। निकाय द्वारा ऊष्मा का परित्याग, निकाय छोड़ रहा है, ऊष्मा बाहर निकाल रहा है, नेगेटिव है। आप ये कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, किसी भी इंजन को चलाने के लिए हमें उसे पेट्रोल, डीजल, गैस कुछ देना ही पड़ता है, उसके बगैर वो इंजन काम नहीं करेगा। तो अगर आपने उसको पेट्रोल दिया या डीजल दिया या गैस किट उसके साथ में ऐड किया है, वो पॉजिटिव है, वो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर वो इंजन काम नहीं कर सकता। तो हमने पेट्रोल दिया या डीजल दिया, पॉजिटिव ही है। ले बताओ, अगर इंजन पेट्रोल बाहर निकालने लग जाए, हम बोलते हैं इंजन खराब हो गया, लीक करने लग गया, ये सारी चीजें, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर वो पेट्रोल को बाहर रिसाव कर रहा है या डीजल का रिसाव कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो फिर वो क्या है? नेगेटिव है। वो पेट्रोल को ग्रहण कर रहा है, पॉजिटिव है। डीजल को ग्रहण कर रहा है, पॉजिटिव है। ऊष्मा लेगा ही लेगा भैया, उसके बगैर काम कैसे करेगा? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो। एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस चीज का। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इनके अगर कोई फॉर्मूला है तो उन फॉर्मूलाज का यूज कैसे किया जा सकता है। देखें, चलो, ऊष्मा का आप कई बार फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हालांकि बहुत कम यूज होगा अपने पास में, लेकिन अगर आप देखें तो ये होता है NCV/dt या फिर NCP/dt। ये दो फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। ये कब यूज किए जाते हैं? इसका एक तरीका है, अगर हम नियत आयतन की बात करते हैं तो NCV/dt यूज करेंगे, नियत दाब की बात करते हैं तो फिर NCP/dt यूज करेंगे। N मोलों की संख्या है, ये विशिष्ट ऊष्मीय है नियत आयतन पर, और ये नियत दाब पर हो जाएगी Cp, और dt क्या है? तापमान में परिवर्तन है। ठीक, तो dq का फॉर्मूला ये जनरली यूज किया जाता है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है हमारे सवालों में इनका उपयोग बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर याद रखने की कोशिश करो तो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था सारा का सारा लेखा जोखा किसका? ऊष्मा का। ऊष्मा के लिए इतना ही दिमाग में रखना है, कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। ठीक है, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य, क्योंकि कार्य के ऊपर अपन बहुत सारा काम करने वाले हैं देवताओं। कार्य क्या भाई? ऊष्मा को ग्रहण करोगे, खाना खाओगे, तो रोजाना कुछ ना कुछ तो काम करोगे। जैसे इस समय मैं काम कर रहा हूं, पढ़ाने का, वीडियो रिकॉर्ड करने का, है ना। चलिए, तो ये सारे काम ही है। तो कार्य फिजिक्स में कैसे देखा गया वो समझिए। तो इसे अगर हम एक सिस्टम से समझे बच्चों, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में कोई एक कंटेनर है ना, और इस कंटेनर के अंदर एक पिस्टन लगा देते हैं यहाँ पर, विच इज फ्री टू मूव। यहाँ पे रोलर लगा देता हूँ, फ्री टू मूव है, ऊपर नीचे हो सकता है आसानी से, है ना। इसमें कोई ना कोई गैस भरी हुई होगी या कोई लिक्विड भरा हुआ होगा, व्हाटएवर। हमने क्या किया? सिस्टम को हीट किया। हीट किया इसका मतलब आपने ऊष्मा दी है सिस्टम को, पॉजिटिव है ना। आपने ऊष्मा दी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो जैसे हमने हीट दिया तो इस सिस्टम की, ये कंडक्टिंग वॉल्स है, सुचालक दीवार है, चालक दीवार है, तो ये जो हीट है उसे कैप्चर कौन करता है? ये अंदर वाली गैस उसे कैप्चर करती है, और अंदर वाली गैस क्या हो जाती है? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर जो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। पहले भी वो चल रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि रुके हुए होंगे, गैस के पार्टिकल चल रहे होंगे, डेफिनेटली उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन टेम्परेचर को लेने के बाद में, ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद में उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये जो पार्टिकल्स है वो इन वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाना चालू करते हैं, प्रेशर लगाना चालू करते हैं, और ये प्रेशर लगाने के कारण ये जो पर्टिकुलर आपने देखा ना पिस्टन, ये पिस्टन के ऊपर भी ऐसा प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और इन वॉल्स को तो चौड़ा नहीं कर पाए,
है ना, इनको चेंज नहीं कर पाए, तो फिर इस पिस्टन को क्या कर देते हैं, ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। ये पिस्टन बेचारा ऊपर हो गया, अब यहां पर आ गया, अब ये पिस्टन यहां आ गया ऊपर की ओर। तो ये कार्य हुआ, ये सिस्टम ने काम किया है भैया, पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है। या कई केस में पिस्टन नीचे की ओर भी आएगा, ऐसा नहीं कि पिस्टन हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर पिस्टन नीचे की ओर भी जाएगा, या फिर आप खुद प्रेस करोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो कार्य का लेना देना जो है वो निकाय के आयतन से बहुत रिलेट करता है। कार्य का लेना देना किससे है बच्चों, निकाय के आयतन से है। अगर आयतन इंक्रीज हो रहा है, मैं बहुत सिंपल टास्क में बता रहा हूं, अगर निकाय का आयतन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, किया गया कार्य पॉजिटिव। अगर निकाय का आयतन घटता है, किया गया कार्य नेगेटिव। सिंपल सा है, कोई दूसरी बात दिमाग में नहीं रखनी है आपको। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कार्य का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे दैट इज W इज इक्वल्स टू PV या PdV या VdP। नॉर्मली या मैक्सिमाइज में PdV यूज करेंगे, मैक्सिमम केसेस के अंदर ये PdV ही होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये PdV होता है। किया गया कार्य, मैं आपको बोलूंगा PdV याद रखो, ज्यादा दिमाग में रखो ही मत, इसी से अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। P क्या है, प्रेशर है, दाब है। dV क्या है, आयतन में परिवर्तन है। V2 माइनस V1 लिख सकते थे अपन एक बार के लिए। चलिए, कार्य कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, तो ध्यान में रखिएगा, निकाय का आयतन, निकाय का आयतन बढ़ता है तो हम बोलेंगे कार्य जो है W जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि निकाय का आयतन घटता है तो फिर कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसा, इसकी दूसरी टर्मिनोलॉजी भी है। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है बच्चों, यहां पे पिस्टन खुद ही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब निकाय खुद काम कर रहा है, तो निकाय को खुद को काम करना ही पड़ेगा। इंजन को अगर हम पेट्रोल देंगे तो इंजन को चलना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल पॉजिटिव टास्क है भैया, है ना, उस मोटर गाड़ी को आगे जाना ही पड़ेगा, ये पॉजिटिव है। तो हम बोलते हैं निकाय द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इसी पिस्टन को पकड़ करके नीचे की ओर धकेलूं तो क्या हुआ, मैंने निकाय पे काम किया। या फिर आप कहें कि गाड़ी को मैं धक्का लगा रहा हूं, अरे भैया गाड़ी को तो खुद चलना चाहिए इंजन के चालू होते ही, लेकिन मेरे को धक्का लगाना पड़ रहा है उसको चलाने के लिए, ये नेगेटिव है। ठीक, तो जब निकाय खुद काम करता है पॉजिटिव, जब निकाय पे आप काम करते हो नेगेटिव है। ठीक, तो इसका एक और तरीका है वो समझ लीजिए, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, ये कैसा देखा जाना चाहिए, पॉजिटिव देखा जाना चाहिए। और निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य, इसे कैसा देखा जाना चाहिए, नेगेटिव देखा जाना चाहिए। कैसा देखा जाना चाहिए, नेगेटिव। कार्य का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, PdV होता है। तो इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर कार्य का एक और फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। डन, चलिए, ये स्क्रीनशॉट के लिए इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक आध बच्चे मेरे को लगातार बोल रहे हैं कि सर आप एक बार के नोट्स बनवा दो, हम उतार लें शॉर्ट नोट्स को तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो उन्हीं के लिए है कि भैया हाँ, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, आप उतार लीजिए। खैर ठीक भी है, शॉर्ट नोट बन जाते हैं तो एक बार देखने में आसानी रहती, सही बात है उनकी। हाँ भाई देखो, कार्य को कैलकुलेट कैसे किया जाता है या फिर ग्राफ को देख करके हमें कैसे पता चले कि किया गया कार्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ग्राफ किसके बीच में, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि एक कर्व बनाया जाता है, PV इंडिकेटिंग डायग्राम बोलते हैं हम इसे, सूचक आरेख हिंदी में, P और V के बीच में बनता है। तो ये कर्व बहुत चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है।
हर एक निकाय का अपना काम करने का एक तरीका होता है, जिसके कारण ये जो पीवी कर्व है ना, ये चेंज हो सकता है। पीवी कर्व चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक निकाय है बच्चों, और एक निकाय में किया गया जो कार्य है बच्चों वो कुछ ऐसा है, यूं ऐसा, और डायरेक्शन डिपेंडेंट है काम, ये बात ध्यान में रखना इस बार, है ना। डायरेक्शन क्या है, काम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आयतन में परिवर्तन कैसे हो रहा है। आयतन में परिवर्तन के लिए हमें इस पीवी कर्व में डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि सिस्टम कैसे कहां से कहां तक मूव हो रहा है, ठीक। अब ये क्या है वो समझिए। अगर लेट सपोज करो यहां से चालू हुआ सिस्टम, यहां पर उसके पास में कुछ पर्टिकुलर आयतन कितना था, V1 मान लेता हूं, यहां पर कोई पर्टिकुलर आयतन देखिए V2 है, ठीक है। यहां पे प्रेशर P1 होगा, यहां पे प्रेशर P2 होगा। तो इस डायग्राम को देख करके कैसे काम को निकाला जाए, कार्य को निकाला जाए, और डायग्राम को देख करके कैसे पता लगाया जाए कि भाई किया गया कार्य पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो पहली चीज को ये समझिए, मैंने आपको कार्य का जो फॉर्मेट बताया है आपको यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ मत याद रखिएगा, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। पीडीवी याद रखो, सिर्फ पीडीवी याद रखो, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, जब हम काम निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो कर्व बना है, ये कर्व, तो हम बोलते हैं पीवी आरेख तथा आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल जो है वह किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। पहला, कार्य की गणना कैसे की जाएगी, कैसे की जाएगी, पीवी आरेख, पीवी वक्र जिसे आप कह सकते हैं, ये पीवी वक्र हो गया, पीवी आरेख हो गया, तथा आयतन अक्ष के बीच का जो कर्व का जो क्षेत्रफल है वही क्या होगा, कार्य होगा। तो हम बोलेंगे पीवी आरेख तथा आयतन अक्ष, वी अक्ष हो गया है ना, के मध्य का क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, कार्य को। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको यही देखना है कि आयतन बढ़ा या घटा। ऐसे ग्राफ को देखते हो तो ऐसे स्लोप डाउन दिखाई देता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं किया गया कार्य नेगेटिव है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। लेकिन बच्चों ये ग्राफ ऐसा नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन आयतन देखो इस अक्ष पे आगे की ओर जाओगे तो v की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, अरे ऐसा जाएंगे तो v बढ़ेगा, ऐसा जाएंगे तो v घटेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, जब मैं ऐसा जा रहा हूं तो V1 से V2 की ओर मूव कर रहा हूं, कौन सा ज्यादा है, V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, तो हमें सीधा सा पता है कि भैया V2 का मान V1 से ज्यादा है, इसका मतलब है आयतन बढ़ रहा है, और अगर आयतन बढ़ा डेफिनेटली कार्य पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में कार्य कैसा देखा जाएगा, पॉजिटिव देखा जाएगा, ध्यान में रखना रे। चलिए आगे देखो, पीवी कर्व, इसके लिए अगर मैं ऐसा बना दूं तो ऐसा फिक्स, आप देखेंगे दाब नियत चल रहा है, लेकिन आयतन जो है वो चेंज हो रहा है, V1 से कहां तक जा रहा है, V2 तक। कैसे पता चला, ये लो मैंने डायरेक्शन ऐसे बोल दी, डायरेक्शन ऐसे बोल दी, बताओ आयतन बढ़ा ना V1 से V2 की ओर, तो ये जो नीचे का क्षेत्रफल है यही क्या है बच्चों, डायरेक्ट लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिएगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा क्या, कार्य। लेकिन इसमें पॉजिटिव है क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं, ये लो ऐसा, अब देखो, अब कहां से कहां की ओर, V2 से V1 की ओर मूव कर रहे हैं, V2 से कहां की ओर, V1 की ओर। V2 ज्यादा था, V1 कम है, अंतिम आयतन देखो कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, किया गया कार्य नेगेटिव। तो इसमें किया गया कार्य कैसा है बच्चों, नेगेटिव का देखा जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। बात समझ रहे हो, ठीक। नेक्स्ट देखो, ऐसा कुछ हो, अब ये देखना, ए से गए कहां की ओर, बी की ओर, और बी से गए कहां की ओर, ए की ओर वापस से। इस वाले में काम कर रहे हैं W1 और इस वाले में काम कर रहे हैं W2, दोनों ही काम अलग अलग है। रीजन बताता हूं, यहां पे रीजन समझिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक जब आप जा रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना, ये नीचे वाला पूरा पूरा नीचे वाला क्षेत्रफल है, ठीक है। और मार्कर दूसरा नहीं दिख रहा, ठीक है, चलो नीचे वाला पूरा क्षेत्रफल, और जब आप ऐसा जा रहे हैं यूं, तो नीचे वाला क्षेत्रफल ये है,
ये वाला, समझ रहे हो? गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे जब जा रहे थे तो आयतन देखो V1 से कहां की ओर जा रहा था, V2 की ओर। आयतन बढ़ रहा था, आयतन ऊपर से जा रहे हैं, बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो किया गया कार्य पॉजिटिव देखा जाएगा। तो W1 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये प्लस की वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं B से A की ओर जा रहा था, V2 से V1 की ओर जा रहा हूं, आयतन कम हो रहा है, तो W2 जो है वो मेरा कैसा देखा जाएगा, नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव था, ठीक है। टोटल कार्य इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो ये तो प्लस का, ये माइनस का, तो घट जाएगा क्या, W1 में से किसको घटा देंगे, W2 को, कुछ ऐसा होगा, ये टोटल कार्य होगा। तो इस पूरे क्षेत्रफल में समझना, पूरे क्षेत्रफल में से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तो बचेगा कौन सा रे, अंदर वाला, अंदर वाला। इसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। ये कौन सा प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम। ए से गए बी, बी से वापस से ए पर आ गए, जहां से चालू हुए वहीं पे ही आ गए। ऐसे प्रक्रम को बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम के अंदर किया गया जो कार्य है ना, उस वक्र का खुद का क्षेत्रफल होता है। ये इस क्षेत्रफल को अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो डेफिनेटली मेरे को क्या पता चल जाएगा, किया गया कार्य पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चक्रीय प्रक्रम है, आपको अंदर वाला क्षेत्रफल देखना होता है, ठीक। इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अभी ऊपर वाले से देखो तो पॉजिटिव ही आएगा ये, क्योंकि W1 का मान ज्यादा है। लेकिन अगर मैं W1 की डायरेक्शन ही चेंज कर दूं तो W1 को ऐसा और W2 को ऐसा कर दूं तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। बस आपको इतना समझना है कि आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर कुल रूप में आयतन बढ़ा, कार्य प्लस का, कुल रूप में आयतन घटा, कार्य माइनस का, ठीक है। और कार्य का फॉर्मूला मैंने जो शुरुआत वाले बताए वो एक बार के लिए भूल जाओ, अपना काम इसी से ही होगा। W = PdV से सारे काम सलट जाएंगे, ठीक है। ये बात रहेगा दिमाग में। चलिए, तो ये था बच्चों कार्य। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, कार्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फाइनली जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज आंतरिक ऊर्जा। डन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब इसके बाद में आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा के लिए दो चीजें समझिए। ऊर्जा है तो इसके पास में दो पार्ट होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी DU या फिर DLU। इसका लेना देना समझिए भैया। हमने जब खाना खाया तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये पॉजिटिव टास्क है, ऐसा ही होता है इस संसार में, ऐसा ही होता है, ये पॉजिटिव है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आंतरिक ऊर्जा नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी हो गई। मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ऊर्जा का लेना देना ऊर्जा से ही है, और ऊर्जा बनती है दो चीजों से। किससे, एक है स्थितिज ऊर्जा और एक है गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों का योग मिलकर के ही क्या होना चाहिए था, निकाय की आंतरिक ऊर्जा होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा ही होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आदर्श गैस के लिए आएगा, ध्यान में रखना। श्योर हूं मैं, अगर आता है तो। और आदर्श गैस के लिए स्थितिज ऊर्जा वाला पार्ट 0 होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये फैक्ट है कि आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा कितनी मानी जाती है बच्चों, 0 मानी जाती है। अगर उनकी स्थिति ऊर्जा 0 है तो आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आदर्श गैस एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है या जिससे संबंधित है, वो किससे है, गतिज ऊर्जा से। अगर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, पॉजिटिव। गतिज ऊर्जा कम होगी, आंतरिक ऊर्जा भी कम होगी, ठीक है। तो एक मैंने आपको तरीका बताया कि आंतरिक ऊर्जा का लेना देना आदर्श गैस के लिए किससे है, गतिज ऊर्जा से है। फिर ये आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करती पाथ पर,
काम निर्भर कर रहा था पथ के ऊपर। ये बात ध्यान में रखना, लिख लेना, काम किस में निर्भर करता है, पथ के ऊपर निर्भर करता है, ऊष्मागतिकी में ही, ठीक है। जबकि यहां आंतरिक ऊर्जा जो है वह पथ पे निर्भर नहीं करती। आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती। जैसे अगर मैं ये ग्राफ वापस से अगर ड्रॉ करूं तो P और V यहां से यहां तक आओ, ठीक है, A से B लोकेशन पे आ रहा हूं और A से B लोकेशन पे मैं ऐसे करके भी आ रहा हूं, समझ रहे हो। दोनों में पथ अलग अलग यूज किया है मैंने, दोनों में, लेकिन दोनों ही केस में किया गया कार्य अलग होगा, किया गया कार्य अलग होगा, इसमें अलग है, इसमें अलग है, किया गया कार्य अलग है, ध्यान में रखना। लेकिन क्योंकि कार्य पथ पे निर्भर करता है, कार्य पथ पे निर्भर करता है, लेकिन अगर दोनों ही केस के अंदर आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो दोनों ही केस में आंतरिक ऊर्जा बराबर है भैया, आंतरिक ऊर्जा बराबर है। क्यों? क्योंकि यह पथ पे निर्भर नहीं करती, यह सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तुम बीच में क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। तो ध्यान में रखना, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे तापमान पर निर्भर करती है। किस पे? प्रारंभिक व अंतिम अवस्था के ताप पर निर्भर करती है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसका कोई लेना देना नहीं है तुम बीच में क्या कर रहे हो, वो कार्य से लेना देना है। लेकिन अंतिम और प्रारंभिक बिंदु अगर समान है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या रहेगा, समान रहेगा। यह पथ पे निर्भर नहीं करती है। तो क्या क्या है? आदर्श गैस, ध्यान में रखना, आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा जो है वो मात्र और मात्र गतिज ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर निकाय के अणुओं का गतिज ऊर्जा इंक्रीज होता है तो आंतरिक ऊर्जा प्लस की, गतिज ऊर्जा कम होती है तो आंतरिक ऊर्जा माइनस की। फिर दूसरा, आंतरिक ऊर्जा पथ पे निर्भर नहीं करती। तीसरा, आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पे निर्भर कर रही है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, तो इसका एक तरीका ध्यान में रखिएगा। तापमान, ताप बढ़ता है उस केस में du कैसा देखा जाएगा, पॉजिटिव देखा जाएगा। और अगर निकाय का ताप घटता है du कैसा देखा जाएगा, नेगेटिव देखा जाएगा। या फिर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव, गतिज ऊर्जा घटती है, नेगेटिव देखी जाएगी। बात समझ में आई? तो ये तीनों की रामायण समझिए, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। ऊष्मा दी पॉजिटिव, निकाय को दी गई ऊष्मा पॉजिटिव, निकाय से ली गई ऊष्मा नेगेटिव, निकाय द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, निकाय पर किया गया कार्य नेगेटिव। आंतरिक ऊर्जा, टेम्परेचर इंक्रीज पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नेगेटिव, ठीक है। इतना ही था, ध्यान में रखिएगा। अब इन तीनों क्वांटिटी से जो चीज रिलेटेड है दैट इज ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, एन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लो, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लो आंतरिक ऊर्जा के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए। अब देखो, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, यह नियम क्या बोलता है कि जब आपने निकाय को ऊष्मा दी, कुछ ना कुछ हीट दी है हमने, तो ऊष्मा dq, तो ये ऊष्मा निकाय ग्रहण करके क्या करता है, कुछ ना कुछ कार्य करता है, कुछ ना कुछ क्या करेगा, कार्य करेगा। और बची हुई ऊष्मा फिर क्या हो जाती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है।
ठीक है, वापस से, निकाय को दी गई ऊष्मा दो कार्य पूर्ण करती है, या निकाय को दी गई ऊष्मा दो भागों में विभक्त होती है। कौन कौन सी? एक, उस ऊष्मा को ग्रहण करके निकाय कुछ कार्य संपन्न करता है, एवं रिमेनिंग जो ऊष्मा रह जाती है वह निकाय की आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है। वापस से, जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उस ऊष्मा को ग्रहण करके निकाय कुछ कार्य संपन्न करता है, एवं बची हुई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो अगर आप देखोगे, ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है, कार्य भी ऊर्जा से ही रिलेटेड है, दोनों का मात्रक समान है। आंतरिक ऊर्जा तो अपने आप में एक ऊर्जा थी, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है देवताओं, वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं टोटल ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम अलग होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो ये किस पे आधारित है? ये पूछता है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, या का लेना देना किससे है, आपको पता होना चाहिए। यह है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डन है, ये चीज दिमाग में रहेगी। चलिए, तो ये ध्यान में रखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और dq इज इक्वल टू dw प्लस du। केमिस्ट्री में चेंज हो सकता है, मैं केमिस्ट्री की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर केमिस्ट्री में उल्टा होता है, वो नहीं तो नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, जो चीज मैंने आपको बताई है ये परम सत्य है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, ये परम सत्य है। वापस से, दी गई ऊष्मा पॉजिटिव, निकाय को दी गई ऊष्मा पॉजिटिव, निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा या निकाय से ली गई ऊष्मा नेगेटिव, निकाय द्वारा किया गया काम पॉजिटिव, निकाय पर किया गया काम नेगेटिव। टेम्परेचर में इंक्रीज, आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव, टेम्परेचर में डिक्रीज, आंतरिक ऊर्जा नेगेटिव। या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, du पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, du नेगेटिव, आदर्श गैस के लिए, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में रखो, ये फैक्ट दिमाग में रखो, काम बैठ जाएगा, ठीक है। चलो, आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।